जैसा कि साथियों हम आपको बजट पढ़ा रहे थे और बजट की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे और छोटी छोटी 20-20 मिनट की 3 क्लास में पूरा बजट हम आपके लिए क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ये भी क्या है, लास्ट क्लास है बजट की, इसमें हम आपके बजट का क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट बजट के लिए। तो देखो हम चल रहे थे यहाँ, अगर आपने देखा होगा तो लास्ट क्लास हमारी यहाँ थी। ठीक है ना, तो मिष्टी के लिए हमने क्या किया है, मिष्टी के लिए, किसके लिए, मिष्टी के लिए, किसके लिए साथियों, मिष्टी के लिए। ठीक है ना, ये उम्मीद कर रहा हूँ सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो बोला मिष्टी में कि वनीकरण में भारत की सफलता के आधार पर मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से जहां भी संभव हो समुद्र तट के किनारे और लवर की भूमि पर मैग्रोव बच्छावड़ के लिए मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेजिबल इनकम, इसे मिष्टी कहते हैं, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म है मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। मिष्टी क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो भी मतलब समुद्री जो क्षेत्र हैं वहाँ आसपास वनीकरण लगाया जाएगा, मैग्रोव वन वगैरह, या जहाँ जैसे भी वन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए मनरेगा स्टेबलाइज किया जाएगा मिष्टी के तहत, कैंपा फंड स्टेबलाइज किया जाएगा, जिससे लोगों को क्या की जाएगी, सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और समुद्र तटीय किनारों पर लवड़ीय जो वन हैं, जो जिनसे बाढ़ वगैरह में सहायता मिलती है, उनको क्या किया जाएगा, मिष्टी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो मिष्टी एक प्रोग्राम है, ध्यान रखना, जिसे मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम बोलते हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अमृत धरोहर, कौन सा, अमृत धरोहर चलाया जाएगा। इसमें क्या है, सरकार अमृत धरोहर के माध्यम से उनके अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। 3 वर्षों में आर्द्र भूमियों के इष्टतम, इसमें वेटलैंड लिए जाएंगे, आर्द्र भूमि ली जाएंगी, तालाब वगैरह, झील वगैरह, ये सब लिए जाएंगे, कि इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहन करने और स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको पर्यटन के अवसरों को और आय को सृजित करने को प्रोत्साहन करने के लिए एक योजना लागू की जाएगी, जिसे अमृत धरोहर कहेंगे। ठीक है ना, आर्द्र भूमि जो है ना उनका बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि जैव विविधता बढ़ेगी, कार्बन स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन को स्टॉक करती हैं, और इको पर्यटन बढ़ेगा, जिससे कि लोगों की आय के अवसर भी क्या होंगे, सृजित होंगे। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो तटीय शिपिंग के बारे में, तो उन्होंने ये बोला ट्रिपल P मॉडल के माध्यम से, किसके माध्यम से, ट्रिपल P मॉडल के माध्यम से यात्रियों और माल दोनों के लिए ऊर्जा कुशल और परिवहन की कम लागत वाले मोड के रूप में तटीय शिपिंग को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। वहाँ लागत भी कम होगी, ठीक है ना, और ऊर्जा आसानी से प्रोवाइड की जाएगी और कुशल उपयोग होगा, ध्यान रखना। वहीं वाहन प्रतिस्थापन की बात करें तो कह रहा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को हरा भरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ वाहन जो है ना वो बहुत पुराने जो चल रहे हैं, जो कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं, उनको भी प्रतिस्थापन करने की क्या की गई है साथियों, बात की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें युवा शक्ति पर, क्या यूथ पावर पर क्या ध्यान दिया गया है, ये प्राथमिकता 6 है। तो कह रहा हमारे युवाओं को सशक्त बनाने, अमृत पीढ़ी को उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करने के लिए कहा गया। अमृत पीढ़ी पूछ लेगा तो ये युवाओं को सशक्त बनाने के लिए है। वही युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के बारे में चर्चा की गई है। कह रहा अगले 3 वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। और इस योजना को 4.0 के लिए कोडिंग, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स है ना, मैक्ट्रॉनिक्स और IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जिसे बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल जैसे नए नए युग के पाठ्यक्रम को भी क्या करेगी, ये कवर करेगी। मतलब इनके बारे में युवाओं को जानकारी दी जाएगी और पढ़ाई शिक्षित किया जाएगा, ट्रेनर किया जाएगा। कह रहा है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाएगा। इसमें कह रहा है स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसको डिजिटल इकोसिस्टम को यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ क्या किया जाएगा, लॉन्च करके आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, मांग आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम बनाना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना, MSME सहित जो नियोक्ता है उनके साथ जुड़ा जाएगा। उद्यमता योजना तक पहुंच को क्या करना है, सुगम बनाना है। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिशु प्रोत्साहन योजना, कौन सी, राष्ट्रीय शिशु, इसमें क्या किया जाएगा, 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में
47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान की जाएगी। कितनों को? 47 लाख। कितनों का लक्ष्य रखा है? 47 लाख। पर्यटन में अगर हम बात करें तो कह रहा है कम से कम 50। पर्यटन में कह रहा है वो एकीकृत और अभिनव दृष्टिकोण के साथ कम से कम 50 गंतव्यों को चैलेंज मोड के माध्यम से चुना जाएगा। नेक्स्ट यूनिटी मॉल की बात कर रहे हैं बजट में। तो यूनिटी मॉल के बारे में क्या चर्चा है? कह रहा राज्य अपने स्वयं के ODOP मतलब डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद, GI टैग उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करेगा। इस यूनिटी मॉल में OPOD वाले, GI टैग वाले या अन्य जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको क्या लिया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा, उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा साथियों, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राथमिकता क्षेत्र 7 मतलब ये अंतिम है, वित्तीय क्षेत्र के बारे में बात की गई है, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ कह रहे हैं MSME के लिए क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। कह रहे हैं संशोधित योजना फर्स्ट योजना 1 अप्रैल 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी। कौन सी योजना? MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, क्या? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, इसमें क्या किया जाएगा? कह रहा है वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। वो काम क्या करेगी? तो वो वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करेगी। वहीं अगर हम बात करें गिफ्ट IFSC की, गिफ्ट IFFC, ठीक है ना, इसकी बात करें तो कह रहा है गिफ्ट IFSC में व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी ट्रेडिंग गतिविधि हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है वो कि कंपनियों को तेजी से जवाब देने के लिए एक सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है कंपनियों को लेकर के तो उनका तत्कालिक और त्वरित जवाब देने के लिए ये सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम होगा एक सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है ना। वहीं अगर हम शेयर और लाभांश की पुनः प्राप्ति की बात करें, क्योंकि यहाँ भी देखा जाता है अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। कह रहा निवेशकों के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, प्राधिकरण से दावा न किया गए शेयरों और अवैतनिक लाभांश को आसानी से पुनः प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत IT पोर्टल क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यहाँ महिला सम्मान बचत पत्र स्थापित किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र किसके माध्यम से? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें क्या होगा? कह रहा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। कह रहा अगर ये 2 लाख तक की जमा सुविधा कर दिए तो इनको कितनी ब्याज दर दी जाएगी? 7.5% की दर से। किसके तहत? आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र के तहत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया है? तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख रुपए की जाएगी, ध्यान रखना। तो ये वरिष्ठों के लिए किया गया है। अब बात करते हैं हम पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में। तो इसमें क्या किया गया? तो इसमें बोला गया कि भाई 0 से 3 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, निल। और यदि आपकी इनकम जो है 3 से 6 लाख रुपए होती है तो आपसे 5% इनकम टैक्स लिया जाएगा। और यदि आपकी इनकम 6 से 9 लाख रुपए होती है तो आपसे 10% इनकम टैक्स लिया जाएगा। और यदि साथियों आपकी इनकम 9 से 12 लाख होती है ना, तो आपसे 15% लिया जाएगा। और आपकी इनकम 12 से 15 लाख रुपए होती है तो आपसे 20% लिया जाएगा। और 15 लाख से अधिक होती है तो आप पर टैक्स जो है 30% स्टेबलाइज किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये टैक्स स्लैब है, आप ध्यान रखना, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा घाटे संबंधी आंकड़े क्या हैं। तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो देखो 21-22 में ये 6.7% था। इस बार बजट में 6.4 की बात की गई है, संशोधन में ये बात की गई है, ध्यान रखना। और 23-24 के लिए बजट 5.9% की बात की गई है। राजस्व घाटे की बात करें तो ये 4.4% रहा है 21-22 में। इसे लाने की बात की गई है 3.8 पे लाने की, लेकिन संशोधन अनुमान किया गया कि भाई ये इतना रहेगा।
और आगे चल करके बोला गया 22-23-24 में कि भाई 2.9% रहेगा। प्रभावी राजस्व 3.3 से 2.6 पे बात करने की गई है, क्योंकि ये वर्तमान में कितना 3.3 है और इसे 1.7 पर लाने की बात की गई है। प्राथमिक घाटा 3.3 है वर्तमान में, लेकिन बजट में इसे 2.8 की बात की गई है। संशोधन के बाद इसे 3 की बात की गई है, लेकिन इसे 2.3 पर लाने की क्या की गई है, बात की गई है। किसको? प्राइमरी डेफिसिट को, प्राथमिक घाटे को, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें तो वित्तीय राजकोषीय घाटे के बारे में बात करें तो कह रहा है ऋण प्राप्तियां 21-22 में इतनी रही हैं, अनुमान किया गया ये बढ़कर इतनी हो जाएंगी और 23-24 में और भी बढ़कर हो जाएंगी, ये बोला गया है। बाजार से उधारी की बात करें, सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से, राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से, जी-सैक के माध्यम से, टर्सरी बिल के माध्यम से या मार्केटिंग बोरिंग के माध्यम से, तो ये इतना प्राप्त हुआ था। अभी अनुमान किया जा रहा है कि भाई ये इतना प्राप्त होगा संशोधन के बाद, लेकिन 23-24 में कह रहे हैं कि ये बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाएगा। अलग बचतों की तुलना के बारे में बात करें तो ये वर्तमान में इतना है, ये करोड़ में है, ठीक है ना। आगे चल करके ये इतनी करने की बात की जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये लगातार कम हो रहा है, ध्यान रखना। अलग बचतों की तुलना में प्रतिभूतियाँ लगातार क्या हो रही हैं साथियों, कम हो रही हैं, ठीक है। इसके साथ ही भविष्य निधि की बात करें, राज्य भविष्य निधि के माध्यम से, तो वर्तमान में ये प्राप्त हो रहा है। अनुमान इतने का किया गया है, संशोधन इतने का किया गया और आगे भी इतने की बात रखी गई है। अन्य आप ये देख ही रहे हो विदेशी ऋण के बारे में। कुल जोड़ की अगर बात करें, ग्रांड टोटल की बात करें तो साथियों इतना बैठ रहा है अब तक का अनुमान, इतना लगाया गया है। संशोधन के बाद अनुमान ये लगाया गया और आगे 23-24 के लिए अनुमान ये लगाया गया। ये सब क्या है, करोड़ में है, ये ध्यान रख लेना। घाटे की प्रवृत्तियाँ देखिए आप, चारों घाटे दे रखे हैं। ये जो ब्लू दे रखा है आपको, ये फिजिकल घाटा है, ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा। फिर इसके बाद रेड वाला जो है वो राजस्व घाटा है, फिर प्रभावी राजस्व घाटा है, इससे नीचे ग्रीन वाला, उससे नीचे प्राथमिक घाटा है। तो आप देखिए लगातार ये आप 13-14 से अगर बात करें तो ये लगातार देखो क्या हो रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। डाउन हो रहा नहीं हो रहा, 13-14 से डाउन हो रहा है, हर एक घाटा डाउन हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है। इसे देखिए आप, फिजिकल राजकोषीय घाटा तो पहुँच करके कहाँ पहुँच गया, देखो ये 20-21 में तो यहाँ पहुँच गया है। अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि भाई 21-22 में ये कम हो गया है और कम करने की बात की जा रही है 22-23 में कि भाई और कम हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं स्लोप गिरता चला जा रहा है घाटे का, और 23-24 में तो और ही कम करने की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये आप चार्ट देख सकते हो, ये घाटे का क्या है, चार्ट है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये प्रमुख मदों का व्यय की बात है, किस किस पर कितना खर्च करोगे आप। तो ये बोला गया है 20-21 में पेंशन पर हमने इतना खर्च किया था, ये करोड़ में है। अभी कह रहे हैं इतना खर्च कर सकते हैं, संशोधन में ये बोला गया कि भाई इतना होगा। आगे जाके कह रहे हैं भाई इतना हो सकता है और मतलब कम करने की बात की जा रही है। डिफेंस पर ये खर्च किया है हमने, अब अनुमान और ज़्यादा का लगा रहे हैं, संशोधन में और ज़्यादा कर दिया कि डिफेंस पर ज़्यादा करिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से चीन और पाकिस्तान को लेकर के हमें लगता है कि भाई खर्च डिफेंस पर लगातार होते रहना चाहिए। उर्वरक खादों की बात करें तो खाद पर देखो सब्सिडी को लेकर के ये खर्च हो रहा है, इसे और बढ़ाने की बात की गई है। वही खाने की बात करें फूड पे, तो ये फूड पे खर्च है, ये इसे बढ़ा करके इतना कर दिया गया है। पेट्रोलियम पर आप देख रहे होंगे, ये इतना पेट्रोलियम पर खर्च किया जाता है हमारे यहाँ। और वहीं PM किसान योजना आप देख रहे होंगे, उस पर भी लगातार क्या किया गया है, बढ़ाने की बात की गई है। और 23-24 में तो और ही PM किसान योजना पर बढ़ाने की क्या की गई है, बात की गई है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे PM किसान योजना पे वाणिज्य उद्योग पर देखिए आप 21-22 में देखो ये है और बढ़ा दिया गया है, संशोधन में कम कर दिया गया है। कह रहे हैं भाई जब 23-24 आएगी तो ये और बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए अब तक ये खर्च किया है, अब बढ़ाने की बात की जा रही है इसे भी, और 23-24 में तो और ही ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो देखो एजुकेशन पे इतना खर्च किया गया है, इतने करोड़ रुपए, इसे बढ़ा करके इतने की बात की गई है, लेकिन संशोधन में थोड़ा कम कर दिया गया है। 23-24 में कह रहे हैं कि इसे और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। एनर्जी पर आप देख रहे हैं, विदेशी मामलों पर देख रहे हैं, वित्त पर देख रहे हैं, स्वास्थ्य और ये सब क्या देख रहे हैं आप, ब्याज वगैरह पर। इंटरेस्ट पे भी आप देखिए इतना हमने इंटरेस्ट पे दिया है, खर्च किया है, ये खर्च है ना। और अब बजट में ये अनुमान लगाया गया कि भाई इतना खर्च करना पड़ेगा, आगे जाके तो और भी ये बढ़ जाएगा। देश पर कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये सुना जा रहा था कि 2014 में 55,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 55 लाख करोड़ रुपए, 55 अरब करोड़ रुपए, लेकिन अब ये 155 हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लगातार ये कर्ज क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
वहीं आप देखिए IT और दूरसंचार पर, योजना और सांख्यिकी पर देखिए, ग्रामीण विकास पर देखिए। तो ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, ये टेबल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट करके इन टेबल को रख सकते हो और इनका एक एक चीज़ आपको तैयार रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट आपके लिए ये है, ठीक है ना। तो कुल अगर मैं बात करूं व्यय की, तो देखो कुल व्यय इतना खर्च किया गया था, इस बार अनुमान इतने का लगाया गया है, ये करोड़ में है, ध्यान रखना। संशोधन के बाद ये बोला गया कि भाई ये है कुल व्यय। तो कुल आय भी बताई हमने, कुल व्यय भी बताई। पूछ लेगा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या है, तो ये लगातार बढ़ा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आज हमारे लिए बजट के लिए इतना ही। 3 क्लास में हमने आपको पूरा बजट समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि इससे बाहर आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बजट का आनंद लेंगे। अगर आपको बजट की क्लासें अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं। अलविदा।